हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपके लिए पेट के जो है यहाँ पे लगातार मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस सेट आपको कराई जा रही हैं। इसके क्रम में लगभग आपके इससे पहले वाले कई प्रैक्टिस सेट जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट प्रॉपर चैनल पे बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप एक सीरीज़ से अपना रिविजन जो है इस मॉडल टेस्ट पेपर के थ्रू कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट को शामिल किया गया है और बेहतरीन तैयारी के लिए आप लाइन से सभी को प्रैक्टिस सेट को ज़रूर से देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 6 की। चलिए इसके क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए आप लोगों के सामने है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, मतलब कहीं ना कहीं जिसमें ब्रिटिश जो थे उनकी विजय हुई होगी, जीते होंगे वो, तभी जो जाकर है उनका कहीं ना कहीं प्रभुत्व जो है भारत में स्थापित हुआ होगा। तो वो कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध, बक्सर की लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या फिर मैसूर की तीसरी लड़ाई। बात करें सही उत्तर की तो बिल्कुल जो आपका इसमें प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध इसमें क्या हुआ था, कब हुआ था, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध 1757 और डेट भी आप याद रख सकते हैं 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, उसने और किसके बीच में, ब्रिटिश लोगों के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, इनके मध्य में युद्ध हुआ था। और हुआ क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना थी यानी जो ब्रिटिश सेना थी, उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। तो इस प्रकार से जो एक तरीके से कृषि उत्पादन में बहुत अधिक अच्छे क्षेत्र माने गए हैं, अग्रणी 3 राज्य थे। उसमें आपका एक आता है बिहार राज्य, और एक आता है बंगाल राज्य, और एक आता है आपका उड़ीसा राज्य। तो इन तीनों राज्यों को क्या किया था, एक तरीके से कब्जा कर लिया था, पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी उसने इन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। तो इस तरीके से अगर बात करें तो जो प्लासी का युद्ध था, इसी से अंग्रेजों को भारत का सबसे जो कह सकते हैं सबसे समृद्ध जो प्रांत था वो हाथ लग गया था। और इस तरीके से इन्होंने अपनी जड़ें जो हैं वो जमाई थी प्लासी के युद्ध से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध यहाँ पे सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी है? अगर ज़्यादातर जो इकोनॉमिक पुस्तक हम देखते हैं, जैसे उसमें एडम स्मिथ का नाम आता है या फिर दादा भाई नौरोजी का नाम, इस तरीके से ज़्यादा नाम के देखने को मिलते हैं। अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं एडम स्मिथ को। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में कौन सी पुस्तक में और किसने जो है वो लिखा है? तो बिल्कुल दादा भाई नौरोजी जो है यहाँ पर, ये आपको ऑप्शन सही होगा। दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा है, जो ब्रिटिश शासन का समय था वो क्या कर रहा था, अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा था, और उन्होंने इन्हीं सिद्धांत पर अपनी जो है पुस्तक लिखी थी। आपने बहुत फेमस बुक है, कई बार पूछी गई है, अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको लिखा है इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने, और उसी में ये इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। क्या है इकोनॉमिक ड्रेन? मतलब जो भारत है उसको निरंतर जो है वो लूटा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जो क्षतिपूर्ति है वो कर लेता था भारत। लेकिन ये एक ऐसा समय आ गया था जब वो अपनी क्षतिपूर्ति नहीं कर पा रहा था और निरंतर जो है वो जो है निरंतर एक तरीके से निर्धन बनता जा रहा था। तो इसी से संबंधित जो है सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है, किसने दिया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ही धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो भी दादा भाई नौरोजी ने दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दादा भाई नौरोजी, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? यहाँ पे अलग अलग जगह से जो है अलग अलग राजाओं ने या नेताओं ने जो है उसका विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि बरेली का नेतृत्व किसने किया था? बरेली से कुंवर सिंह ने, खान बहादुर खान ने, मौलवी अहमद शाह ने, या फिर उपर्युक्त सभी ने? अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो जो 1857 की क्रांति थी, इसमें जो क्रांतिकारियों के मुगल बादशाह थे, उन्होंने किनको चुना था? क्रांतिकारियों ने अपना मुगल बादशाह बहादुर शाह को चुना था। तो बहादुर शाह की ही नेतृत्व में इस पूरी क्रांति का संचालन किया गया था। हालांकि बहादुर शाह इसमें नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि वो एक तरीके से इतना सक्षम नहीं था, बूढ़ा हो चुका था वो, तो इस सब झमेले में पढ़ना चाहता नहीं था कि वो नेतृत्व करे इस इतनी बड़ी क्रांति का। लेकिन जब सभी क्रांतिकारियों ने उससे निवेदन किया तो फिर उसको इस क्रांति का हिस्सा बनना पड़ा। और हुआ क्या, क्योंकि वो इतना सक्षम भी नहीं था और वो एक तरीके से वो जो है बूढ़ा भी हो चुका था बादशाह,
बहादुर शाह, तो क्या हुआ कि इस प्रकार से वो इतने अच्छे से नेतृत्व कर नहीं पाया, असफल रहा इसका नेतृत्व में। और आपको पता है कि कहीं ना कहीं उसको बंदी बना लिया गया था और बाद में उसे गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, ये आपको केवल याद रखाने के लिए ये स्टोरी बताई है मैंने, कि अगर पूछा जाए कि इसमें जो है 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह, मतलब किसके नेतृत्व में ये क्रांति का संचालन किया था क्रांतिकारियों ने, तब आप कहेंगे मुगल बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में। अब बात करते हैं कि इसमें किसने किसने जो है वो कहाँ कहाँ से जो है वो अपना मतलब वो किया है, नेतृत्व किया है इसका। तो दो चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बरेली की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा कि खान बहादुर खान ने जो है वो बरेली से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। इसके अलावा बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का आप नाम जानते हैं कि उन्होंने झांसी से किया था। नाना साहेब का बात करें, नाना साहेब का तो इन्होंने कानपुर से किया था। लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था, नाना साहब ने कानपुर से किया था। बेगम हजरत महल को जानते हैं आप, उन्होंने लखनऊ से किया था। कुंवर सिंह अगर पूछ ले, ये नाम यहाँ पे देख रहे हैं कुंवर सिंह, तो इन्होंने कहाँ से किया था, बिहार से किया था कुंवर सिंह ने। इसके अलावा ये जो है आपको इतना, मौलवी अहमदुल्ला, ये देखिए एक नाम है, तो अगर इनकी बात करें तो इन्होंने कहाँ किया था, फैज़ाबाद से किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से किया था, फैज़ाबाद से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके अलावा तात्या टोपे भी इसमें नाम आता है, तात्या टोपे का भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, तो याद रखिएगा रघुनाथ पंत जो है वो उनके बचपन का नाम था। और एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि जो मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे, इन्हें ही जो है वायसराय के पद पर नियुक्त किया था, इसीलिए मैंने आपको पूरी कहानी बताई। खान बहादुर खान का अन्य नाम बख्त खां भी था, ये ध्यान रखिएगा कि इन्हें बख्त खां करके अगर आ जाए, खान बहादुर खान ना लिखा हो और पूछा हो कि बरेली से इस विद्रोह का नेता कौन था, तब आप बख्त खां लगाएंगे, अगर ऑप्शन में खान बहादुर खान ना दिया हो, क्योंकि इन्हीं का एक अन्य नाम था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पूछा है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई, गोविंद रानाडे, सरोजनी नायडू या फिर महर्षि दयानंद सरस्वती। बताइए कि जो है भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल पंडिता रमाबाई का नाम इसमें आता है। इन्होंने विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी 1889 में, 1889 में इन्होंने ये किया था। और कहाँ की थी? तो याद रखिएगा मुंबई में की थी। ये इन्होंने कहाँ की थी? मुंबई में। इनकी एक बहुत फेमस रचना है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, पूछी जाती है तो याद रखिएगा द हाई कास्ट हिंदू वुमेन इनकी एक प्रमुख किताब है। इसके अलावा ये जो आप नाम देख रहे हैं महादेव गोविंद राणा, इनको आप याद रखिएगा कि पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। वैसे पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, तब इनका गोविंद रानाडे का नाम आएगा। बाकी नाम से आप परिचित हैं, दयानंद सरस्वती और सरोजनी नायडू। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, कब की थी? तो बिल्कुल 1875 में की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी राज्य के अभय कपाट यानी कि सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई, और ये विचार किसका था? मतलब ये किसके दिमाग की ऐसी उपज थी कि उसने ऐसा सोचा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी राज्य के अभय कपाट के रूप में की गई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर लाला लाजपत राय? तो बिल्कुल जो लाला लाजपत राय थे, आपको पता होगा, तो इन साइमन कमीशन के विरोध में इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और इनसे इनकी जो है मृत्यु भी हो गई थी। इसमें बहुत फेमस नाम आता है लाला लाजपत राय का। तो इन्होंने ही कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो अंग्रेजी राज्य के अभय कपाट के रूप में की गई है। एलन एक्ट बात करें तो अगर इसकी कांग्रेस की स्थापना 1885 में 1885 में एलन एक्टोवियन होम ने कहाँ की थी? मुंबई में की थी। ये एक एडिशनल आपको पता होगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कभी कभी। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को स्पष्ट रूप से क्या कहा था कि अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु ये एक सेफ्टी वॉल्व है। इस तरीके से यंग इंडिया लाला लाजपत राय की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, यंग इंडिया। ध्यान रखिएगा, कई बार आपके परीक्षाओं में ये चीज़ पूछी गई है। यंग इंडिया इनकी प्रमुख पुस्तक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। कब हुआ ये आपको बताना है कि कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बहिष्कार कब प्रस्ताव हुआ। देखिए 1905 में तो हुआ है, ये चीज़ तो कंफर्म है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन का डेट वही आता है
बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन सब उसी के बाद हुआ था, तो ये 1905 की डेट तो वही आती है। लेकिन आपको मेन इसमें डेट याद रखनी है, ईयर तो पता है। तो बिल्कुल 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में जो कलकत्ता है वहाँ पे टाउन हॉल था, उसमें एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बहिष्कार प्रस्ताव भी जो है वो पारित किया गया था इसी 16। और बाद में क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन हुआ था, तब जो है इसी को हमने 16 अक्टूबर को, पता होगा आपको, कि शोक दिवस के रूप में भी मनाने लगे थे। तो आपसे पूछा क्या है कि बहिष्कार प्रस्ताव कब पारित किया था, तो आपको क्या याद रखना है कि कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बहिष्कार प्रस्ताव 7 अगस्त 1905 को पारित हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हिस्ट्री के क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और देखिए कुछ नए टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो है वही घिसे पिटे क्वेश्चन इतने नहीं पूछे, उन्हीं थ्योरी में से जाएंगे, क्योंकि इतिहास तो बदलना नहीं है, इतिहास तो वही है, लेकिन उनको कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज्य की मांग कब की गई? स्वराज्य की मांग को देखकर बहुत लोग क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे भी नहीं और लाहौर अधिवेशन को समझ के लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में हुआ था। यहाँ क्या दिया, 1893। और पहली बात, एक चीज के अंतर को समझिए कि यहाँ पे केवल इन्होंने स्वराज की मांग की है, मतलब स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया ये पूछना चाहते हैं। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा गया या पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई। वो आपको पता है कि लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव या मांग रखी गई थी, ये चीज आपको पता है। पूछा इन्होंने ये है कि जो है स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने कब रखी थी, तो बिल्कुल जो आपका 1906 का, और दिया भी हुआ है, कलकत्ता अधिवेशन नहीं दिया हुआ है, चलिए हाँ ये दिया हुआ है, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, इन्होंने वहाँ पे इस अधिवेशन में पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। यही आपसे प्रश्न में पूछा है, कंफ्यूज आपको नहीं होना। इसके अलावा 1907 का सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष रासबिहारी बोस, कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पे मेन काम, कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों जो है एक हो गए थे और गरम और नरम दल भी दोनों एक हो गए थे, तो उनका विलय हो गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 की तरफ। क्या है प्रश्न नंबर 8? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि किस घटना के विरोध में जो है वो लौटा दी थी, ये आपसे पूछा है। बताइए, भगत सिंह की फांसी के विरोध में लौटा दी थी, या फिर रॉलेट एक्ट के विरोध में जो 1919 में हुआ था, 1924 के गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में? बिल्कुल जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में 3 लोगों ने अपनी उपाधियां वापस की थी। बात करते हैं रॉलेट एक्ट से, थोड़ा आपको समझाते हुए चलते हैं। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 18 मार्च 1919 को ये रॉलेट एक्ट आया था। और न्यायाधीश कौन थे इसमें? सर सिडनी रॉलेट। इसको काला कानून भी कहा गया है, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कार्य कहा गया है अधिनियम। इसके अलावा बहुत अराजकता फैली थी, किसी को भी संदेह के आधार पर जब गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो इसी अधिनियम के विरोध में क्या किया था, 1919 को कांग्रेस के 2 बड़े नेता के नाम दिखते हैं, सैफुद्दीन किचलू और कौन थे दूसरे, डॉक्टर सत्यपाल। इनको क्या हुआ था, गिरफ्तार कर लिया। और इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में ही आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। और ब्रिटिश अधिकारी कौन था उस समय? जनरल डायर। क्या किया इसने? अपनी फौज के साथ बाग में आया और उसने बिना किसी चेतावनी के क्या किया, गोलियां चला दी थी। इस तरीके से एक बहुत बड़ा नरसंहार बहुत बड़ी हुआ था, इसको हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया था इतिहास में। तो इस घटना के विरोध में बहुत आहत हुए थे महात्मा गांधी जी। इन्होंने क्या किया था, इनको 1815 में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि दी गई थी केसरे हिंद की, इन्होंने वापस कर दी थी। और साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की, अच्छा सर का मतलब आप समझ रहे हैं, सर का मतलब क्या है? आजकल जैसे सर 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 सबको बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा पहले टाइम पे ऐसा नहीं होता था। सर हर व्यक्ति के आगे सर नहीं लगता था। जिसको नाइटहुड की उपाधि मिलती थी, केवल वही अपने नाम के आगे सर लगाते थे, उन्हीं के नाम के आगे सर लगाया जाता था। तो इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, या आप कह सकते हैं सर की उपाधि, वापस कर दी थी। ये भी इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 में दी गई थी। थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, लेकिन आपके एक साथ बहुत सारे प्रश्न यहाँ से तैयार हो रहे हैं। एक व्यक्ति और हैं जिन्होंने, नाम है उनका शंकरन नायर, इन्होंने अपनी
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ये 3 चीजें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 की तरफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व कहाँ से किया था? अगर गोविंद वल्लभ पंत का नाम है तो आप वैसे भी लखनऊ लगा सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने साइमन कमीशन का विरोध लखनऊ से किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 की तरफ। क्या है? सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। बिल्कुल, अगर गदर पार्टी को मिलाएंगे तो आप ये किससे हो जाएगा? लाला हरदयाल से। इंडियन नेशनल आर्मी आपकी मिलेगी सुभाष चंद्र बोस से। मित्र मेला जो है आपका ये है वीडी सावरकर मित्र मेला। और होम रूल लीग जो है वो आपकी किसने है? एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग चलाई गई थी। तो इसमें बिल्कुल मित्र मेला जो है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसी का नाम जो है बाद में 1904 में अभिनव भारत समाज किया गया था। तो अगर अभिनव भारत समाज लिख के आएगा तब भी आपके कौन होंगे? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर होंगे। तो इस प्रकार से आपका ए का 2 और बी का 1 देख लेते हैं। ए का 2 और बी का 1, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 21 जून को दोपहर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ज्योग्राफी के प्रश्न चालू हैं। कोलकाता पर, रांची पर, इलाहाबाद या फिर अहमदाबाद पर। आपको पता है कि जो रांची है वो बिल्कुल जो है कर्क रेखा के निकट स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची जो है वो बिल्कुल कर्क रेखा के निकट स्थित है। इसलिए जो 21 जून का समय होता है, दोपहर में सूर्य की किरणें जो है वो रांची पर बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। बाकी जो तीनों हैं वो कर्क रेखा से दूर हैं। तो रांची पर यहाँ पे आपका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत्तम झीलों को पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगाइए। पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से इधर की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाना है। ईस्ट टू वेस्ट बताइए। ईस्ट टू वेस्ट अगर आप लगाएंगे तो आपका सबसे पहले आता है ऑन्टेरियो, फिर आती है इरी, फिर आती है ह्यूरन, फिर आती है मिशिगन और फिर आती है सुपीरियर। ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले, और इनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है पांचों को मिलाकर। तो ऑन्टेरियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी आप बहुत पूछा जाता है, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। अगर यही समझ लीजिए आपसे यहाँ पूछा है पूर्व से पश्चिम लगाओ तो आप इस प्रकार से लगा रहे हैं। यदि पश्चिम से पूर्व कह दे इधर से, तब सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ऑन्टेरियो इस प्रकार से हो जाएगा। आप पहले अक्षर को पकड़ करके ट्रिक भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा युग्म जो है वो असंगत है? सीधे से पूछा गया है कि उसके उपनाम या उसकी विशेषता जल संधि की क्या है। जो जिब्राल्टर जल संधि है, आपको पता है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और इसीलिए जो है इसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ये तो इससे सही है। बाब अल मंडेब आपसे केवल असंगत पूछा है, जोड़े का मिलान नहीं करना। बाब अल मंडेब जो संधि है इसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है। जो डोवर जल संधि है ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, डोवर जल संधि जो है वो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेविस जल संधि विश्व की सबसे है, डोवर नहीं है। डेविस जो है ये है ना, डेविस विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। तो यही ऑप्शन गलत है आपका। बाकी पाक जल संधि आपको पता है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी झिंदागड़ा किस राज्य में स्थित है? आपको ये नहीं सोचना है कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। महेंद्रगिरी तो नहीं है, बहुत लोग के दिमाग में चलेगा क्योंकि है। तो आपको ये नहीं सोचना है, केवल इतना देखिए कि आपको दिया हुआ है झिंदागड़ा किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल आपकी जो झिंदागड़ा है ये कहाँ पे स्थित है? विशाखापट्टनम में जिले में स्थित है ये। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के साथ लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। बचपन में एमबीए किया इस तरीके से आप लोगों ने सभी ने याद किया होगा इसको। तो बिल्कुल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। बांग्लादेश की सीमा मेघालय व असम से लगती है। बांग्लादेश की सीमा जो है वो लगती है मेघालय भी के साथ और असम के साथ। अगला है कि नेपाल की सीमा असम व सिक्किम से लगती है। नेपाल की सीमा असम व सिक्किम से लगती है। सिक्किम से तो लगती है लेकिन असम से नेपाल की सीमा नहीं लगती है। तो बिल्कुल यही आपको असत्य फाइंड करना था। सी आपका ऑप्शन गलत है। ध्यान रख लीजिए कि जो नेपाल है उसकी सीमा किस किस से लगती है। नेपाल की सीमा आपकी यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम इससे लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 16 की तरफ। कौन सा कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है? मूल्य का
मापक, विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय या फिर उपयुक्त सभी, ये सभी कार्य जो हैं वो मुद्रा के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष, ये तो देखिए रटने वाला क्वेश्चन है, याद रहेगा तो टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं पता रहेगा तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17, 1 अप्रैल 2016 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। एक स्वायत्त सलाहकार निकाय के रूप में अपना काम करती है ये, और क्या करती है, बैंकों के प्रशासन से संबंधित कार्यों को करती है। प्रश्न नंबर 18, भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित देश का प्रथम बैंक क्या है। आपसे पूछा है भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है आपका, ये भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित देश का प्रथम बैंक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का, आपसे पूछा है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया। देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया। बिल्कुल 1969, जुलाई 1969 को जो उपराष्ट्रपति थे उस समय के वीवी गिरी, इनको ही मतलब इन्होंने ही क्या किया था, 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इनके द्वारा। प्रश्न नंबर 21 है संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति क्या है। एक प्रधान दल व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, एक दलीय या बहुदलीय। तो जो द्विदलीय व्यवस्था होती है इससे क्या होता है कि ये एक आदर्श व्यवस्था होती है किसके लिए, संसदीय शासन के लिए। क्यों, क्योंकि इससे जो शासन होता है वो आप कह सकते हैं ना एक सुचारू रूप से चलता है। क्वेश्चन नंबर 22, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस अनुसूची के समक्ष शपथ लेते हैं। अब चाहे वो उच्चतम न्यायालय के हों, चाहे कहीं के हों, उच्च न्यायालय के हों, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, शपथ अगर बात आ रही है तो शपथ केवल और केवल किस अनुसूची में है, आपकी अनुसूची 3 में जो है वो शपथ है। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय में, तो आपके 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, तो टोटल 34 और वैसे न्यायाधीश 33। 65 वर्ष इनकी आयु कार्यकाल होता है, मतलब 65 वर्ष पूरा करने पर रिटायर होते हैं। और वर्तमान में बात करें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उदय उमेश ललित, जिसको आप यूयू ललित भी जानते हैं। तो बिल्कुल अनुसूची 3 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 23 की तरफ, और 23 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में भी छीना नहीं जा सकता है। आपातकाल आपको पता है कब कब लगाया जाएगा। 3 तरीके के आपातकाल होते हैं, एक राष्ट्रपति शासन, एक राष्ट्रीय आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल, जिसमें से वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन जो है वो 3 बार लग चुका है। बताइए कि कौन सा आपातकाल के समय नहीं छीना जा सकता है। भाषण का अधिकार छीना जा सकता है, तो नहीं सही है। आवागमन का, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो आपका अधिकार है, जो आता किस में है, अनुच्छेद 20 और 21 में। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का, और अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार अनुच्छेद 20 में। तो ये 20 और 21 जो, अगर इसकी जगह अनुच्छेद लिखे होते कि कौन सा अनुच्छेद नहीं छीना जा सकता है आपातकाल के समय, तब क्या बताते, 20 और 21 बता देते, है ना। तो इस तरीके से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये सारी चीज़ें लाई गई थी कि आपातकाल में भी आपके कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो समाप्त नहीं होंगे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, आर्टिकल 20 और 21। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24 में आपसे पूछा है कि सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पारित किया। निम्नलिखित में से कौन उनके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है। स्वशासन प्रदान करना है, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, ठीक बात है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना, ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, पूछा आपसे नहीं गया है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। बात कर लें पंचायतों की अगर, तो आपको पता है कि अनुसूची 11 में पंचायत आती है, आर्टिकल 243 से 243O। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड मैंने पहले भी प्रीवियस सेट में बता रखी है। अगला क्वेश्चन फिर पंचायत का है, चलिए देखते हैं। पंचायत व्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये सारी हैं, JVK राव समिति, ये आपको सब पता होनी चाहिए, लाइन से आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे पंचायतों से क्वेश्चन आपके पेट में ज़रूर देखने को आपको मिलेगा। यदि पंचायतें भंग होती हैं, क्वेश्चन पूछा है, तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा। 1 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 3 माह के अंदर या फिर 1 वर्ष के अंदर, बताइए। बिल्कुल 6 माह की अवधि के
अंदर जो है निर्वाचन करना अनिवार्य है यदि पंचायतें भंग होती हैं। संविधान के भाग 9 के तहत जो है इसको जोड़ा गया है पंचायतों को। कौन सा संविधान संशोधन है? 1992 संविधान संशोधन 73वें अनुच्छेद के द्वारा 1992 संविधान संशोधन के द्वारा 243 से 243 ओ तक जो है जोड़ा गया है। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसको चाकू के द्वारा काटा जा सकता है? चाकू के द्वारा वही धातु काटी जा सकेगी जो बहुत ही मुलायम होगी। तो पोटेशियम, इसको आप लिखते हैं K, और सोडियम को आप लिखते हैं Na। अगर ये इसकी जगह ये आ जाए आपका तब भी ध्यान रखिएगा। तो पोटेशियम और सोडियम जो है वो बहुत ही मुलायम धातुएं होती हैं और आप इसको चाकू से काट सकते हैं। तो B और C दोनों यहाँ पे आपका उत्तर सही होगा। इसके अलावा कठोर धातुएं भी पता होनी चाहिए। प्लेटिनम जो है, निकिल जो है, कोबाल्ट, लोहा, ये सब अत्यधिक कठोर धातुएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? लिटमस विलयन आपने सुना होगा, इसी से चेक करते हैं अम्लीयता या क्षारीयता को। बैंगनी रंग का एक तरीके का रंजक होता है जो ये लिटमस विलयन होता है। और थैलोफाइटा समूह के जो आप पौधे का नाम सुना होगा आपने, लाइकेन, है ना, उसी से मतलब प्राप्त करते हैं हम इसको, और एक तरीके से इंडिकेटर की तरह से इसका प्रयोग करते हैं। तब जब लिटमस ना ही अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तब ये सदैव किस रंग का होता है? तो आप कहेंगे बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूछ रहे हैं कि असत्य है? नेत्र व जीभ ग्रंथियों में उपकला उत्तक उपस्थित होते हैं। ठीक बात है भाई। फिर क्या है? सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस है, तो पता ही है आप लोगों को, बिल्कुल। अनैच्छिक व हृदय पेशियां दोनों से कायिक तंत्रिका तंतु जुड़े होते हैं और मानव शरीर में अनैच्छिक पेशियां आहार नाल एवं आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। ये भी ठीक बात है। जब 3 आपको सही पता है तो आप चौथा वैसे भी अपने आप बता सकते हैं कि यही चीज़ गलत होगी। क्यों? क्योंकि अनैच्छिक व जो हृदय पेशियां होती हैं वो किससे? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से, ना कि कायिक तंत्रिका तंत्र से। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको 3 ऑप्शन भी आ रहे हैं तो आप एक वैसे भी बता देंगे कि कौन सा गलत है। इसीलिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है ताकि आपको नए नए प्रश्न, नई नई चीज़ें दिमाग में आती चली जाएँ। ये सारी चीज़ें वेस्ट होने वाली नहीं है जो आप लगातार पढ़ते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी पेपर में किसी न किसी रूप में क्वेश्चन के रूप में दिख ही जाती हैं। नॉलेज होगी आप तो बिल्कुल सही एक उत्तर अपना छांट लेंगे 4 में से। अन्यथा आपको अगर कुछ भी पता नहीं होगा तब आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक, उत्प्रेरक, अपचायक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो क्या कहते हैं? उन्हें अपचायक कहते हैं। तो बिल्कुल आपसे क्या पूछा है? ग्रहण करने वाले, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकारक सही उत्तर होगा। 30 क्वेश्चन है कि हम मैली अथवा धूल भरी सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है? बताइए, बिल्कुल बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए आप इसका आंसर। गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण की अधिकता, आपेक्षिक वेग, या फिर घर्षण की कमी। ये चीज़ आपको हम बता दें कि चलने के लिए, लिखने के लिए, और जो आप वॉकिंग करते आराम से लिख लेते हैं कॉपी पे आराम से, इन हर एक चीज़ के लिए घर्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। इसके बिना ये सारी चीज़ें संभव नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। अब आप फिसल रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो किस चीज़ की कमी होगी? बिल्कुल आप इसका जो है आपको सही उत्तर मेन कमेंट में जो है वो बताना है और सभी को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 31 की तरफ। हिंदी के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हैं। निम्नांकित में से विसर्ग संधि से कौन सा शब्द बना है? प्रतिष्ठा, अंजत, परोक्ष, या फिर नवोदय। देखिए, प्रतिष्ठा जो है वो प्रति प्लस स्था व्यंजन संधि से बना है। अजंत जो है वो आपका अच प्लस अंत व्यंजन संधि का है। नवोदय जो है वो नव प्लस उदय, और ओ में जो बदल जाता है ना, आ उ बराबर ओ हो जाता है, वो गुण संधि से बना है। तो क्या चीज़ यहाँ पे बच रही है? प्रतिष्ठा बच रही है। प्रतिष्ठा तो मैंने बता दिया कि प्रति प्लस स्था ही तो व्यंजन संधि है। तो आपका पूछा गया है विसर्ग संधि पूछी गई ना, तो बिल्कुल परोक्ष जो होगा वो आपका बनेगा विसर्ग संधि से। पराह धन अक्ष, इस तरीके से बनेगा और ये क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐक्य शब्द का उचित विलोम क्या है? बिल्कुल अनैक्य जो होगा वो ऐक्य शब्द का उचित विलोम होगा। इसके अलावा ऐतिहासिक का, अनैतिहासिक,
ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, और अनैच्छिक का तो ऐच्छिक आपको पता ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, यमुना के पर्यायवाची अक्सर ही जो है वो आपसे पूछे जाते हैं यमुना के। बताइए मतलब पूछा क्या है आपसे कि नहीं है कौन सा यमुना का पर्यायवाची, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा या कुलंकषा। तो यमुना का पर्यायवाची, यमुना एक तरीके से याद रखिएगा ब्लैक रिवर है, दिखती कैसी है, काली। तो कालिंदी होता है, कृष्णा होता है, अर्कजा भी होता है। कुलंकषा जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है। कुलंकषा किसका पर्यायवाची होता है, नदी का, जैसे सरिता, तटनी, है ना, निर्झरी, इस तरीके से। सरिता बताई दिया मैंने आपको, प्रवाहिनी, इस तरीके से जो है ये कुलंकषा, ये सब जो है वो नदी के पर्यायवाची होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 34 की तरफ। अपृहत शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा, जो बिना मांगे मिल जाए, नजदीक आने वाला, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो या जिस पर अनुग्रह किया गया हो। अपृहत शब्द का, एक शब्द का मतलब वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो आपको बताना है। बिल्कुल, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, कभी पहना ना गया हो, वो क्या होता है, अपृहत होता है। इसके अलावा जो बिना मांगे मिल जाए वो क्या होता है, अयाचित। वो क्या होता है, अयाचित होता है। नजदीक आने वाला, अभिगामी। नजदीक आने वाला क्या होता है, अभिगामी होता है। और जिस पर अनुग्रह किया गया हो वो क्या होता है, अनुग्रहित होता है। तो जिस वस्त्र को पहना ना गया हो वो क्या होता है, अपृहत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि, और लिंग संबंधी अशुद्धि सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, अभी तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट आए उसमें लिंग संबंधी अशुद्धियों को ज्यादा पूछा गया है। सत्य बोलना उसकी आदत थी, वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा थी, बुआ जी आप क्या कर रही हैं, आत्मा अमर होती है। लिंग संबंधी अशुद्धि आपको यहाँ पे बतानी है। वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है, मतलब जो मूर्तिमंत होता है, मूर्तिमंत ये शब्द पहली बात स्त्री के लिए आता ही नहीं है। तो जब ये स्त्री के लिए आता ही नहीं है तो लिंग संबंधी अशुद्धि इसी में ही है कि वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है। इसी में शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, वह स्त्री नहीं मूर्तिमयी, मूर्तिमंत की जगह क्या होगा, मूर्तिमयी, और या फिर मूर्तिमती होगा। मूर्तिमय या मूर्तिमती करुणा थी, मूर्तिमंत पुरुषों के लिए आने वाला शब्द है, इसलिए लिंग संबंधी जो अशुद्धि है आपकी वो किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले, और देखिए यहाँ से आपके निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको उत्तर देने 36 से 40 तक। हम बढ़ेंगे सीधे बिना इसको पढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, क्योंकि हमें सीधे ग्रामर के ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं हिंदी में, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। कई लोग तो उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से देव या भगवान मानते थे, रेखांकित शब्द का आशय क्या है। प्रत्यक्ष का आपसे पूछा है कि आशय क्या है। आंख के आगे, अक्षी मतलब आंख के आगे, प्रत्येक आंख, अक्ष के परे, या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि आंख के आगे, वही तो चीज आंख के आगे होगी जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे, वही तो आंख के आगे होगा जिसको आप देख पाएंगे। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होगा, आंख के आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, गांधी जी, लोग, आप, या फिर उपर्युक्त सभी। बिल्कुल, देखिए गांधी जी बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। उसके अलावा आपका, क्यों आप कभी आपने सुना है गांधी जी कहते हो, गांधी जी आ रहा है। अब जब आप जी से सम्मान लगा ही रहे हैं तो फिर आ रहा है तो नहीं बोल सकते ना, यही तो बोलेंगे गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी बैठे हैं, गांधी जी ने ये हड़ताल की गांधी के जी के द्वारा। तो जब आप जी लगा के सम्मान दे रहे हैं तो आप उसको आ रहा है तो नहीं बोल सकते हैं, आ रहे हैं बोलेंगे। जब आ रहे हैं बोलेंगे तो फिर तो वो बहुवचन हो जाएगा। जब एक ये बहुवचन है, लोग आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का समूह बहुवचन है, आप बहुवचन होता ही है, आप में भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। छोटा छोटी, देव देवी, भगवान भगवती, साधु या फिर सन्यासी। बताइए। साधु का सन्यासी नहीं होता है, साधु का क्या होता है, साध्वी होता है। तो यही तो गलत हुआ, साधु का क्या होता है, साध्वी होता है, सन्यासी नहीं होता है, बाकी सभी सही हैं। तपस्वी का
इसके अलावा ये सारे सही हैं आपका, ये गलत था और सही उत्तर हमारा क्या है? सही उत्तर है यही, साधु का साध्वी होगा, सन्यासी नहीं होगा। इसके अलावा सन्यासी का अगर पूछ लें तो सन्यासी नहीं हो जाएगा, तपस्वी का तपस्वी नहीं हो जाएगा, योगी का योगी नहीं हो जाएगा, है ना, और स्वामी का स्वामी नहीं हो जाएगा, तो अन्य भी जानते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 जनवरी 1948 को वे इस संसार से विदा हो गए, इस वाक्य का काल कौन सा है? काल से संबंधित डेली प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो अब अगर फाइनल पेपर में भी एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से काल का, तो गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से, इतनी तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ। 30 जनवरी 1948 को वे इस संसार से विदा हो गए, इस वाक्य का काल बताइए। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल? भूतकाल तो बिल्कुल है, लेकिन कैसा भूतकाल है ये? भूतकाल है सामान्य भूतकाल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया के व्यापार के बीते हुए समय से, मतलब बीते हुए समय में समाप्त होने की एक सामान्य सी सूचना हमें दी गई है, तो इस तरीके से ये सामान्य भूतकाल है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण भी नहीं है और आसन्न तो किसी प्रकार से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, वे वृद्ध होते हुए भी मन से युवा थे, और आप लोगों को भी, खैर आप लोग तो युवा ही हैं, वे वृद्ध होते हुए भी मन से युवा थे, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइए? जातिवाचक है। वृद्ध में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर कोई नहीं? वृद्ध जो है वो ध्यान रखिएगा जातिवाचक संज्ञा है, और अगर यही वृद्धा लिख देते हैं तब बताइए, तब ये भाववाचक संज्ञा हो जाती, तो वृद्ध जो है वो कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, फिर एक और पैसेज आता है ना, गद्यांश एक और आता है, अपठित गद्यांश 41 से 45 तक के उत्तर आपको देने हैं। सीधे चलते हैं अपने ग्रामर के प्रश्न की तरफ, और इसका दूसरे पैसेज का पहला क्वेश्चन है कि संयोग का विलोम क्या होगा? संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिलाप का क्या होगा? लगाओ। मिलाप का क्या होगा? अच्छा, विलोम पूछा है आपसे, ठीक है, तो संयोग का क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। बाकी अन्य कुछ ऐसे नहीं है, बाकी में तो संधि देखने को मिल रही, जैसे संगम में सम प्लस योग, ठीक है। संयोग का विलोम पूछा है तो आप वियोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 42 में है, इनमें से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? कौटुंबिक, सामूहिक, सामाजिक या फिर अत्यधिक? बताइए किसमें इक प्रत्यय का योग नहीं हुआ है? तो अत्यधिक में जो है वो एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। कैसे? कौटुंबिक में लगाएंगे तो कुटुंब और एक लगा के, सामूहिक में तो समूह और एक लगा के, सामाजिक में तो समाज और एक लगा के बनाएंगे, है ना। ये कई बार पूछा जाता है ऑप्शन में, एक बार पूछा गया था ऐसे कि सामाजिक प्रत्यय लिखा था और बताया ऑप्शन में एक ये भी दिया था और एक ये भी दिया था, इस तरीके से बहुत लोग गलत करके आ गए, तो उनको लगता था समाज होता है, नहीं, क्या होता है? समाज होता है, तो ये वाला सही था, इसको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखिएगा। अत्यधिक यहाँ पे इसमें कोई भी एक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अत्यधिक को आप ब्रेक करके एक मूल शब्द नहीं पा पाएंगे, जब मूल शब्द नहीं पा पाएंगे तो मतलब वहाँ प्रत्यय नहीं है, अत्यधिक इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न नंबर 43 में पूछा है, उपाध्याय शब्द में उपसर्ग है, उपाध्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो शब्द के पूर्व में, यानी कि पहले लखे और पूरा अर्थ ही बदल दे, उसको कहते हैं उपाध्याय। बताइए, इसमें बिल्कुल उप जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है, तो इस प्रकार से उप अधि ऐसे बताएंगे। 44 क्वेश्चन है, गांधी जी स्वयं भी सामूहिक रसोई घर में भोजन करते थे, रेखांकित पद में कौन सा समास है? रसोई घर में बताइए कौन सा समास है? रसोई के लिए घर तो संप्रदान तत्पुरुष, है ना, के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, के लिए संप्रदान, और कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 45, पंक्ति शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से कैसा है? मतलब इसकी उत्पत्ति जो है वो तद्भव जैसी लगती है, देशज लगती है, तत्सम लगती है या फिर विदेशी लगती है? पंक्ति शब्द बताइए। 45 क्वेश्चन, तो बिल्कुल जो पंक्ति शब्द है ये कैसा है? तत्सम है। तद्भव इसका अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? पंगत नहीं कहते, पूरी पंगत बिठाल दो, भंडारा वंडारा कहीं खाने जाते तो पूरी पंगत पंगत बैठ जाती है, तो इसका पंक्ति का जो आपका तद्भव होगा वो पंगत होगा, और पंक्ति पूछा है तो तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आ गए आपके इंग्लिश के प्रश्न 46 से लेकर 48 तक। चलिए सीधे बढ़ेंगे ग्रामर के क्वेश्चन की तरफ बिना समय को वेस्ट करते हुए।
फटाफट रिवीजन यहाँ कर रहे हैं हम लोग। देखिए 49 क्वेश्चन है क्या, द पर्सन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड एज, जो सब कुछ जानता हो क्या कहेंगे, ओमनी प्रेजेंट कहेंगे, ओमनी पोटेंट कहेंगे, ओमनीसेंट कहेंगे या फिर ऑब्लिवियस कहेंगे, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। ओमनीसेंट कहते हैं द पर्सन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसेंट कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट बहुत बार पूछा गया है पेपर में, क्या होता है ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो, एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, और ये सिर्फ गॉड हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। तो ओमनी प्रेजेंट का एक सिनोनिम क्या है, गॉड भी हो सकता है ना, ठीक है। ओमनी पोटेंट का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से किसी चीज़ पे अथॉरिटी होना आपकी, और ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है, तो जो कुछ ना जानता हो, हर चीज़ से अनअवेयर हो, कुछ पता ही ना हो कि क्या चल रहा है। अ पर्सन हु इज अनअवेयर ऑफ एवरी एंड एवरी थिंग, वो होता है ऑब्लिवियस। तो सही उत्तर है क्या, सी, ओमनीसेंट, जो द पर्सन हु नोज एवरीथिंग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। यूज सुटेबल प्रेपोजिशन इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। प्रेपोजिशन को आपको यहाँ पे सही प्रेपोजिशन लगाना है। दे वॉक्ड स्लोली डैश द वुड्स एट नाइट, थ्रू, अक्रॉस, अलोंग, नन ऑफ द अबव। दे वॉक्ड स्लोली थ्रू द वुड्स ऑफ नाइट्स, बिल्कुल थ्रू होगा। क्यों थ्रू होगा, क्योंकि मतलब क्या है, किसी चीज़ के साइड में, साइड ऑफ समथिंग और द अदर, तो साइड किसी चीज़ के लिए तो थ्रू लगाएंगे। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, पार करना, जैसे नहीं कहते हैं अक्रॉस द ब्रिज, क्रॉस द ब्रिज, तो पार करना। और अलोंग का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें साथ साथ चलना, साथ साथ, है ना, टू वर्ड्स मीनिंग होता है, तो थ्रू हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। 51 क्वेश्चन है, संविधान सभा में वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया। संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया, बताइए। 24 जनवरी 1950 को, सी ऑप्शन, बिल्कुल 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया है भारत का राष्ट्रीय गीत। इसे कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ, जो उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है, वहाँ से लिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर, ओलंपिक से भाई हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में। 52 क्वेश्चन, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में क्या क्या शामिल है। सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस सभी शामिल हैं, डी ऑप्शन सही होगा। करंट का क्वेश्चन बन जाएगा अगर, तो ध्यान रखिएगा, जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, इसमें एक नया आदर्श वाक्य भी जोड़ा गया था, कम्युनिटर। क्या जोड़ा गया था, कम्युनिटर। ओलंपिक का जो गेम रहता है, इसमें प्रतीक क्या होता है, आपके 5 छल्ले रहते हैं ना, ऐसे देखा है कि नहीं, 5 छल्ले रहते हैं, 5 वलय, 5 रिंग रहते हैं। क्या होते हैं वो, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ब्लैक। रेड रिप्रेजेंट करता है अमेरिका, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया, ब्लू यूरोप, येलो एशिया एंड ब्लैक अफ्रीका को। ओलंपिक का जनक पूछ लें तो पियरे डी कुर्टबिन, याद रखिएगा, ये तो स्टोरी चलती थी जेसे ओवन, क्लास 8th या 9th में अगर आपको पढ़ी हो आपने कभी जेसे ओवेंस की, तो जो है उसमें भी इनका नाम देखा था, वहाँ पे भी मतलब आपको पता होगा, पियरे डी कुर्बिटिन को जो है वो ओलंपिक का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मृणालिनी जो है सारा भाई निम्नलिखित में से किस से जुड़ी हैं, मतलब किस नृत्य से जुड़ी हैं या किसी स्वदेशी आंदोलन से बिल्कुल नहीं जुड़ी हैं, भारतीय आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं जुड़ी हैं, ऑल इंडिया रेडियो से नहीं। मृणालिनी सारा भाई क्या थी, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 54 क्वेश्चन है आपके लिए, कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को जो है विश्व ये मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया जाना शुरू किया था पता है आपको, 2001 से शुरू किया गया था इसको पहली बार मनाया जाना। तो 2 दिसंबर याद रखिएगा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है 55, शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। जो शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान आपके जो तराई क्षेत्र है वो नेपाल का, वहाँ पे जो है आपका ये बिल्कुल वहीं पर स्थित है। 57 क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में है, नागपुर में है। और स्थापना कब की गई थी, तो बिल्कुल 1948 में की गई थी। इतनी चीज़ें आपको इससे बस ये याद रखिए कि नागपुर में जो है इसका, ये मत याद करिए, ज़्यादा हो जाएगा, इतना डाइजेस्ट भी नहीं होगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय बताइए, तो ये बात जान रखिएगा कि नागपुर में स्थित है। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भैया 5 स्टार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इम्फाल, आइजोल, शिलोंग या फिर
सिलचर, बिल्कुल। जो शिलोंग है ना, मेघालय की राजधानी शिलोंग, जहाँ पे गारो, खासी, जयंतियाँ इस तरीके से आपको हिल देखने को मिलती हैं ना, वहीं पे ये शिलोंग जो है उसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? लावड़ी ना, छऊ भी नहीं है, जात्रा भी नहीं है, उड़ीसा का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है। कालबेलिया जो है ये कहाँ का है? ये राजस्थान की नृत्य शैली है कालबेलिया। 59 क्वेश्चन है कि वाई आई एम हिंदू, बहुत बहुत ये अभी चली थी 2020-21 में ये पुस्तक जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। वाई आई एम हिंदू शशि थरूर की थी। लिटरेचर और नेता भी हैं और जो है बहुत बड़े, इनकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी है शशि थरूर की, कभी पढ़िए तो इनका जो वोकैब्स हैं वो इतने नए हैं और इतने अच्छे हैं शशि थरूर के। तो इनकी ही ये बुक आई थी वाई आई एम हिंदू, शशि थरूर की। इसके अलावा द ग्रेट इंडियन नोबेल वगैरह भी और भी बहुत अन्य इनकी बहुत फेमस बुक हैं। एक तो याद ही रखिए, इनकी फेमस बहुत सारी इनकी किताबें फेमस हैं। वाई आई एम हिंदू किसकी है? शशि थरूर की है। 60 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1977 से 1979 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो देखिए, जिसको उस समय की चीज़ें याद होंगी या तो जिसने एक बार भी पढ़ रखा होगा ढंग से, वही कर पाएगा कि कौन था 1977 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री। जेबी कृपलानी, जगजीवन राम, जेशी शाह या फिर मोरारजी देसाई? बताइए। जगजीवन राम जो थे ना, ये उस समय क्या थे? आपके प्रधानमंत्री थे। जगजीवन राम उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। जब आपका 1971 में हुआ था ना भारत पाक युद्ध, तभी उसी समय की ये बात है, तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देखिए अगला क्वेश्चन रीजनिंग के स्टार्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 61, 5:15 पर कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं और बहुत आसान है। 5:15 पर घड़ी दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अगर प्रैक्टिस डेली करे रहेंगे तो आसान है, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा क्या करें। बताइए 5:15 पर घड़ी दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनाएगी? इसमें ऑप्शन कैसे रखें? ए, बी, सी और डी, ठीक है। देखिए फॉर्मूला बता रखा है ना आपको कि एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, कोण निकालने का। इस प्रकार से फॉर्मूला क्या है? 11 गुणे मिनट, m रख दीजिए इस प्रकार से, माइनस 60 गुणे r, घंटा रख दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका, है ना। तो रख लीजिए यहाँ पे 11 गुणे कितना रख दें? 15, और इसको इरेज कर दें, अब जगह नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए, और माइनस 60, और कितना घंटा दिया हुआ है? 5, और 2 से क्या करना है? काट लेना है। तो 11 को जब 15 से करेंगे तो कितना आएगा? टोटल आप जब इसको कर लेंगे तो आपका, चलिए कर ही के देख लेते हैं। पहले 11 को 15 से गुणा करिए तो आपका 165 आ जाएगा, है ना। ये 165 आ जाएगा, और 5 6 30 तो डायरेक्ट 300 आ जाएगा। घटा लीजिए 300 में से 165, 135 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 6 12, और बचा 1, 2 7 14, 5 पॉइंट लगाइए, दशमलव बढ़ाइए, और 5 2 5 10, 67.5 है आपका। इसमें ऑप्शन में चेक कर लीजिए 67.5, इसको पहले रेस कर देते हैं। 67.5, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 67.5 डिग्री का कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में पूनम का स्थान ऊपर से 18वां है तो नीचे से स्थान कौन सा होगा? बताइए। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 37, और ऊपर से इनका 18वां स्थान है, तो क्या कर सकते हैं बताइए। 37 विद्यार्थी हैं, हमको पूनम का स्थान से केवल मतलब है 37, तो पहले 37 माइनस 18 कर लीजिए। 37 माइनस 18,
और इसमें जब आप एक जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे ना, क्योंकि दो बार एक बार आप उसको हटा दे रहे हैं, 18 जो हटा रहे हैं, मतलब कुल बच्चे मान के चलो 37 है, और 18 माइनस कर रहे हो, तो इस 18 में एक स्थान तो है ना पूनम का, क्योंकि 18वां स्थान तो पूनम का है। तो आपको 18 या तो सीधे 17 माइनस कर दीजिए, सही उत्तर आएगा, या तो 18 माइनस करके एक जोड़ दीजिए तो भी सही उत्तर आएगा, क्योंकि पूनम का स्थान तो लेना ही है। तो इस तरीके से आपका सही उत्तर क्या होगा, 20वां सही उत्तर होगा। इसको करके चेक करके देख लीजिएगा, प्लस ही माइनस करना है, कुछ बड़ी बात तो नहीं है ना। अगला प्रश्न नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। देखिए किसने कहा है, यहाँ पे बना लेते हैं, औरत ने कहा है, और एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, किसी की पत्नी होगी, तो यहाँ पे बना लेते हैं, मान लीजिए कि उसकी पत्नी मेरी माँ की, इनकी माँ की इकलौती क्या है, ये पुत्री है, इकलौती पुत्री है। तो पूछा क्या है कि बताइए संबंध क्या है उस पुरुष का, बिल्कुल पत्नी का जो है उसका संबंध होगा, यहाँ पे किसका संबंध होगा, उसका पत्नी का संबंध हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि औरत की माँ की इकलौती पुत्री जो है वो औरत स्वयं हुई ना, औरत की माँ की इकलौती पुत्री वही औरत ही तो हुई। इस देखिए इसमें केवल इस एक वर्ड का खेल था, इकलौती का, अगर आपको समझ में आ रहा हो। अगर इकलौती पुत्री दे दी है उस औरत माँ की इकलौती पुत्री, तो ये जो औरत है ये बोल रही है, ये खुद स्वयं है। और पुरुष से संबंध पूछा है, तो ये पुरुष कौन है, इसका पति है। पूछा क्या है आपसे आखिरी में कि औरत का उस पुरुष से, जिसके साथ मैंने बताया का लगा होता है आंसर में आप उसी को लेते हैं, तो इसलिए औरत का पूछा, इसलिए पत्नी का संबंध यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 64 की तरफ डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अमित अपने स्कूल से थोड़ा इसको अमित अपने स्कूल से पूर्व दिशा में 75 मीटर चला। पहले तो इसको हम 75 मीटर चलाएंगे, 75 है ना, चला लिया। अब ये अपने बाएं को मुड़ा, और कितना मुड़ा, 25 मुड़ा, तो ये अपने बाएं को 25 मुड़ गया, और फिर पुनः बाएं कितना मुड़ा है, 40 मीटर पुनः बाएं मुड़ गया, तो ये 40 मीटर पुनः बाएं मुड़ गया, और बाएं मुड़कर फिर जो है 25 मीटर सीधा चला, और यहाँ से फिर ये बाएं मुड़ गया, तो कितना मुड़ गया ये, फिर ये 25 मुड़ गया, ठीक है, फिर ये 25 मुड़ गया। और अब पूछ रहे हैं कि अमित स्कूल से कितनी दूर है, ये पूरी दूरी, और ये अगर ये इतना कम है ना, इसकी दूरी यहाँ तक ये चल लिया है, मतलब ये यहाँ पे है इस समय, इतनी दूर है, तो जब ये कुल दूरी 75 है और ये 40 चल चुका है, तो अगर आप 75 में से 40 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, 35 मीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, 35 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कूट संबंधी प्रश्न है। नीचे दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं, स्वतंत्र कारण भी हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों के परिणाम भी हो सकते हैं, इनमें से एक कथन दूसरे का परिणाम भी हो सकता है, देख लेते हैं। पहला आपसे कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है, और दूसरा कह रहा है पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्नों की कीमत में, फल का और खाद्यान्न का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो बिल्कुल यदि कथन ए और बी मतलब 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण हैं, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है किसी प्रकार से, क्योंकि ना फलों का और खाद्यान्नों का आपस में कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, 11 मई 2022 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एप्पल को मत लगा दीजिएगा, क्योंकि अभी 2022 में जो सऊदी अरामको है ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। क्वेश्चन नंबर 92, 2022 में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, प्रवासी दिवस नहीं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया, 14 मई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 16 से 19 मई 2022 तक संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ हुई, तो बताइए कि कहाँ हुई। 16 से 19 मई 2022 तक नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी, तो बिल्कुल नई दिल्ली में की गई थी। 94 क्वेश्चन है कि मई 2022 में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में वर्ष 2030 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या कितने मिलियन हो जाने की आशंका है। देखिए भूख से पीड़ित कितने लोगों की आशंका है 2030
2030 तक 73.9 मिलियन जो है ये संख्या हो जाएगी। इसीलिए कोई भी जो आपका फूड होता है उसको इस तरीके से वेस्ट मत किया करिए, जितना ज़रूरत हो उसको उसी हिसाब से बनाइए, बर्बादी मत करिए। रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, जो बचता है वो कोशिश करिए किसी को दे दीजिए या उतना ही ऑर्डर कीजिए। मतलब एक तरीके से वेस्टेज मत करिए फूड की जितना हो सके, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि रिपोर्ट में 2030 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या कितने मिलियन हो जाने की आशंका बताई है, 73.9, और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि खाने की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 95 की तरफ। चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे आपकी ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो स्थित है। 95 प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया था? किस संस्थान में किया गया था? तो IIT गांधीनगर में जो है इसका किया गया था, यानी गुजरात में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ही जो क्या किया गया था, अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम अनंत को IIT गांधीनगर द्वारा जो है वो कमीशन किया गया। 97 क्वेश्चन है, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्था संगठन की पहल है? अच्छा क्वेश्चन है, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क, बताइए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ये पहल है। एक 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क का। उसी में जो है किसकी पहल थी? ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की, एक तरीके से दूसरा संस्करण है इसका ये। बढ़ते हैं आगे 98 क्वेश्चन की तरफ। जून 2022 में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है? जुल्फिकर हसन को बनाया गया है। याद कैसे रखेंगे? उड्डयन से मतलब उड़ना, और जब उड़ रहे होते हैं तो आपकी जुल्फें भी तो आपके साथ उड़ रही होती हैं। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जुल्फिकर हसन को। 99 क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहने वाला शब्द हिमारस HIMARS किसे निरूपित करता है? रॉकेट लॉन्च सिस्टम को, कोविड टीका को, मिसाइल या ड्रोन को। कोविड टीका से संबंधित कभी शब्द नहीं सुना गया है, ड्रोन से भी कभी नहीं सुना गया इसमें। और इसमें बताइए रॉकेट लॉन्च सिस्टम या फिर मिसाइल। तो बिल्कुल जो ये आपका हिमारस है, हिमार्स, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। तो ये रॉकेट सिस्टम लॉन्चर से संबंधित है शब्द। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा। लाइक लगातार वीडियो को करते रहिए, आपके लिए प्रैक्टिस सेट, पैट के, सुपर टेट के ऐसे ही लगातार आते रहेंगे यहाँ पे। और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन है, फास्ट रिविजन करिए। देखिए आखिरी क्वेश्चन, भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए पूछा गया है, बताइए। बिल्कुल भारतीय व्यापार पोर्टल। अब आयात और निर्यात शब्द ही व्यापार है तो सीधे आप बता सकते हैं इससे रिलेटेड भारतीय व्यापार पोर्टल। तो आज की वीडियो के ये सभी 100 प्रश्न यहाँ पे आपके समाप्त हुए। इस प्रकार से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए मॉक टेस्ट के साथ, फिर से 100 प्रश्नों के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।